नहीं। देखिए बेटा, हमने वेलोसिटी के बारे में डिस्कस किया था और इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है एक्सीलरेशन बेटा। देखिए बेटा, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का आपस में ताल्लुक होता है। अगर कोई भी बॉडी डिस्प्लेसमेंट तय करेगी तो उसकी वेलोसिटी होगी। अगर कोई भी बॉडी डिस्प्लेसमेंट तय नहीं करेगी तो उसकी वेलोसिटी नहीं होगी, क्योंकि वेलोसिटी का ताल्लुक डिस्प्लेसमेंट के साथ है। इससे पहले बेटा हमने ये पढ़ा था कि वेलोसिटी जो होती है, जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का आपस में ताल्लुक पढ़ा था हमने। इसी तरह से बेटा वेलोसिटी के दरमियान और स्पीड के दरमियान भी ताल्लुक होता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि स्पीड के दरमियान और वेलोसिटी के दरमियान आपस में क्या ताल्लुक होता है। देखिए बेटा, पहली आप ये कह सकते हैं कि जब कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो स्ट्रेट लाइन के अंदर उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है। तो इसी तरह से जब कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो उसकी स्पीड और वेलोसिटी इक्वल होते हैं। तो पहली पॉइंट आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। आप इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं बेटा। रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। बेटा रिलेशन होता है बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। पहला रिलेशन क्या होता है बेटा? पहला रिलेशन ये होता है कि इन रेक्टिलिनियर मोशन, इन रेक्टिलिनियर मोशन बेटा, रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी। क्योंकि बेटा जब स्ट्रेट लाइन में बॉडी मूव करती है तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है, इसलिए स्पीड और वेलोसिटी इक्वल होते हैं बेटा। तो आप कह सकते हैं कि रेक्टिलिनियर मोशन के अंदर इसका न्यूमेरिकल रेशियो बेटा, इसका न्यूमेरिकल रेशियो जो होता है बेटा वो 1 होता है। ठीक है, 1 का मकसद ये होता है कि अगर दोनों के दरमियान स्पीड अपन वेलोसिटी करें तो इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, तो इनके नंबर्स के दरमियान रेशियो, अगर वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, स्पीड भी 10 मीटर पर सेकंड है, तो इन दोनों का जो रेशियो आएगा वो 1 ही आएगा बेटा। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल रेशियो 1 होता है। और इस कंडीशन के अंदर आप कह सकते हैं इन दिस कंडीशन, in this condition, ठीक है, in this condition आप कह सकते हैं बेटा magnitude of velocity, magnitude of velocity, magnitude of velocity is equal to speed। आप इस कंडीशन के अंदर कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी स्पीड होगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड जो होगा वो इक्वल होगा। जब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा तो आप कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को आप स्पीड कह सकते हैं। तो ये पॉइंट है बेटा रेक्टिलिनियर मोशन के अंदर। ठीक है, तो ये पहली पॉइंट हुई। दूसरी पॉइंट बेटा कि जरूरी नहीं है कि जहाँ पे स्पीड हो, जहाँ पे वेलोसिटी हो वहां पे स्पीड भी हो। जैसे हमने पढ़ा था ना बेटा कि ये जरूरी नहीं होता कि डिस्टेंस हो और डिस्प्लेसमेंट भी हो। अगर कोई भी बॉडी जिस पॉइंट से शुरू करती है उसी पॉइंट पे वापस आ जाती है तो उसके अंदर डिस्टेंस तो होता है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं होता।
तो इसी तरह से कोई भी बॉडी इनिशियल पोजीशन से मूव करके वापस फाइनल पोजीशन पे आ जाती है, तो उसके अंदर उस बॉडी की स्पीड तो होती है, लेकिन उस बॉडी की वेलोसिटी नहीं होती। ठीक है, तो आप कह सकते हैं बेटा इसके अंदर इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी, जीरो मे नॉट बी जीरो, मे बी जीरो, मे नॉट बी जीरो बेटा। इस तरह से हो सकता है बेटा, मे बी जीरो, मे नॉट बी जीरो। कि ये जरूरी नहीं है बेटा कि जब किसी भी बॉडी की स्पीड जीरो होती है, सॉरी वेलोसिटी जीरो होती है, तो स्पीड भी जीरो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जब किसी भी बॉडी की लीनियर मोशन होती है, रेक्टिलिनियर मोशन के अंदर अगर वेलोसिटी जो है वो, या कर्वी लीनियर मोशन ले ले, जब कर्वी लीनियर मोशन होती है और बॉडी इनिशियल पोजीशन से वापस फाइनल पोजीशन पे आ जाती है, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होता है, तो वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी, और उसकी ना डिस्टेंस जीरो होता है, ना ही डिस्प्लेसमेंट सॉरी ना ही स्पीड जीरो होती है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि जब मुख्तलिफ कंडीशंस होती है, तो उनको मुख्तलिफ सिचुएशंस में आप देखेंगे, जनरली आप कहोगे कि अगर वेलोसिटी जीरो है तो ये जरूरी नहीं है कि स्पीड भी जीरो हो। अगर कोई बॉडी मूव ही नहीं करती तो उसकी वेलोसिटी भी जीरो है और स्पीड भी जीरो है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर किसी भी बॉडी की वेलोसिटी जीरो है तो स्पीड हमेशा जीरो हो, ऐसे आप इसको नहीं कह सकते बेटा। ठीक है, अब इसी तरह से आप कह सकते हैं कि इफ स्पीड इज जीरो, स्पीड इज जीरो, then velocity is also zero बेटा। ठीक है बेटा, जब स्पीड जीरो होती है तो वेलोसिटी का जीरो होना जरूरी होता है, क्योंकि वेलोसिटी जो होती है बेटा वो डिस्प्लेसमेंट की वजह से होती है, और डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस की वजह से होता है। जब कोई भी बॉडी मूव ही नहीं करेगी तो ना उसका डिस्टेंस होगा, ना ही उसकी स्पीड होगी, तो ना ही उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, ना ही वेलोसिटी होगी। तो जिस तरह से हम कहते हैं कि डिस्टेंस काज होता है और डिस्प्लेसमेंट उसका इफेक्ट होता है, विदाउट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। इसी तरह से बगैर वेलोसिटी के, इस बगैर स्पीड के वेलोसिटी नहीं हो सकती। अगर स्पीड होगी तो वेलोसिटी होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि वेलोसिटी तो हो लेकिन स्पीड ना हो। जब तक काज नहीं होगा तब तक उसका इफेक्ट नहीं होगा। तो जिस तरह से डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस की वजह से होता है, इसी तरह से स्पीड जो वेलोसिटी जो होती है वो स्पीड की वजह से होती है बेटा। और आप ये कहोगे, ठीक है बेटा, कि स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव whereas velocity may be positive और नेगेटिव। बेटा इस तरह से हो सकता है, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव whereas velocity may be पॉजिटिव और नेगेटिव। बेटा ये डिपेंड करती है डायरेक्शन पे। अगर कोई भी बॉडी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस या अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस जाती है तो उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव मानी जाएगी। अगर कोई भी बॉडी नेगेटिव एक्सिस की तरफ जाती है, चाहे वो नेगेटिव एक्स एक्सिस हो चाहे नेगेटिव वाई एक्सिस हो, तो वेलोसिटी नेगेटिव कंसीडर की जाएगी। या अगर कोई बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन से दूर जा रही है तो उसकी वेलोसिटी को पॉजिटिव माना जाएगा। अगर कोई भी बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन के क्लोज आ रही है तो उसकी वेलोसिटी को
निगेटिव माना जाएगा। वापसी वाली जो वेलोसिटी है उसको निगेटिव माना जाता है, जो फॉरवर्ड जो आगे जाने वाली वेलोसिटी है उसको पॉजिटिव माना जाएगा। तो वेलोसिटी जो होती है बेटा वो निगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर जो होता है वो अपने डायरेक्शन की बुनियाद पे पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। तो ये बेटा कुछ रिलेशंस मेरे जहन में थे, हो सकता है इसके सिवा और भी हो, तो अगर आपके माइंड में हो तो बता दीजिएगा, फिर उसको डिस्कस कर लेंगे। और भी बहुत सारे रिलेशंस होते हैं बेटा जो सिचुएशन के मुताबिक देखने पड़ते हैं। कर्वी लीनियर मोशन जो होती है बेटा, इसके अंदर इसका रेशियो एक और भी बनता है कि इन कर्वी लीनियर मोशन बेटा, अगर कर्वी लीनियर मोशन है बेटा, कर्वी लीनियर मोशन के अंदर बेटा रेशियो ऑफ स्पीड अपॉन वेलोसिटी बेटा ये ग्रेटर देन 1 होता है, और वेलोसिटी अपॉन स्पीड जो होता है ये लेस देन 1 होता है। ठीक है, अब अगर जनरली हम कहें तो स्पीड अपॉन वेलोसिटी, स्पीड अपॉन वेलोसिटी जो होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि जब स्ट्रेट लाइन होती है तो स्पीड अपॉन वेलोसिटी का रेशियो 1 होता है, जब कर्वी लीनियर मोशन होती है तो ग्रेटर देन 1 होता है। जनरली आप ये कह सकते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि वेलोसिटी अपॉन स्पीड, इनका रेशियो अगर आप देखोगे तो लेस देन और इक्वल टू 1 होता है। स्ट्रेट लाइन के अंदर 1 होगा, कर्वी लीनियर मोशन के अंदर वेलोसिटी कम होती है, स्पीड ज्यादा होती है, तो लेस देन 1 हो। तो बेटा आपने रेशियो के अंदर ये देखना है कि स्पीड ऊपर है या वेलोसिटी ऊपर है। इसी तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर भी इसी तरह से रेशियो देखे जाते हैं। स्ट्रेट लाइन के अंदर उनका रेशियो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का 1 होता है। कर्वी लीनियर मोशन के अंदर डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसका रेशियो ग्रेटर देन 1 होता है। इसी तरह से स्ट्रेट लाइन के अंदर डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस का रेशियो भी 1 होगा, जबकि कर्वी लीनियर मोशन के अंदर डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस का रेशियो जो होगा वो लेस देन 1 होगा। इसी तरह से आप इनके रेशियोज दे सकते हैं। तो सिंपली आप कह सकते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी का आपस में ये ताल्लुक बनता है कि अगर वेलोसिटी स्पीड होगी तो वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी को आप कह सकते हैं कि ये इफेक्ट है और स्पीड काज है। अगर कोई बॉडी डिस्टेंस तय करेगी उसकी स्पीड होगी तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी होगा, उसकी वेलोसिटी भी होगी। और वेलोसिटी जो होती है बेटा जरूरी नहीं है कि जब वेलोसिटी 0 हो तो स्पीड भी 0 हो। वेलोसिटी 0 हो स्पीड 0 हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अगर स्पीड 0 है तो वेलोसिटी का 0 होना जरूरी है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं बेटा हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि एक्सीलरेशन किसको कहा जाता है बेटा, या एक्सीलरेशन जो होती है वो क्या होती है बेटा। देखिए बेटा एक्सीलरेशन का मकसद होता है चेंज इन वेलोसिटी बेटा, तेजी। देखिए बेटा एक्सेलरेशन का मकसद है कि जब वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आती है तो हम उस चेंज को एक्सेलरेशन कहते हैं। अगर किसी भी बॉडी की वेलोसिटी चेंज होगी तो उसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा होगी। अगर किसी भी बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो उसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा नहीं होती। तो आप कह सकते हैं कि वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आती है वही एक्सेलरेशन बनती है। तो आप कहोगे बेटा, आप इस तरह से ये कहोगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी is called
एक्सीलरेशन बेटा, ठीक है। तो आप कहोगे बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, कि अगर किसी भी बॉडी की वेलोसिटी के अंदर चेंज आती है, फिर वो चेंज चाहे मैग्नीट्यूड की वजह से हो, वो चेंज चाहे डायरेक्शन की वजह से हो। अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होता है, मींस अगर स्पीड चेंज होती है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हम यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर हम रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ रहे हैं, तो रेक्टिलिनियर मोशन के अंदर स्पीड और वेलोसिटी बराबर होती है, इसलिए आप मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को स्पीड कह सकते हैं। तो आप कहेंगे कि अगर किसी भी बॉडी का मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी अगर चेंज होता है, मींस अगर उसकी स्पीड चेंज होती है तो एक्सीलरेशन पैदा होगी, या अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा तो भी एक्सीलरेशन पैदा होगी। तो एक्सीलरेशन जो होती है बेटा, वो वेलोसिटी के डायरेक्शन चेंज की वजह से भी आ सकती है और वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड चेंज की वजह से भी आ सकती है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो भी एक्सीलरेशन कहलाएगी, और वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा तो भी एक्सीलरेशन कहलाएगी। तो आप कह सकते हैं कि व्हेन वेलोसिटी चेंजेस, when velocity changes, then acceleration is produced. Acceleration is produced, ठीक है। Acceleration is produced if magnitude direction are both changes, ठीक है। अगर आप कह सकते हैं कि बेटा कि इस तरह से आप कह सकते हैं कि अगर मैग्नीट्यूड चेंज होता है, वेलोसिटी चेंज होती है, सॉरी डायरेक्शन चेंज होता है, या दोनों चेंज होते हैं, तो हम कहेंगे कि एक्सीलरेशन पैदा होती है। जब किसी भी बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है तो उसमें एक्सीलरेशन नहीं होती। एक्सीलरेशन हमेशा चेंज या वेलोसिटी की वजह से आती है, फिर वो चेंज जो होती है वो ड्यू टू द मैग्नीट्यूड भी आ सकती है, वो चेंज ड्यू टू द डायरेक्शन भी आ सकती है। जरूरी नहीं है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो तो एक्सीलरेशन आए, वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर चेंज होगा फिर भले उसका मैग्नीट्यूड सेम हो तो भी हम कहेंगे कि इस कंडीशन के अंदर भी एक्सीलरेशन होती है। अब ये मैग्नीट्यूड की चेंज है, मींस इसमें मैग्नीट्यूड इंक्रीज भी हो सकता है और इसके अंदर मैग्नीट्यूड डिक्रीज भी हो सकता है। ध्यान में रखिएगा कि एक्सीलरेशन का ताल्लुक चेंज इन वेलोसिटी के साथ होता है, एक्सीलरेशन का कोई ताल्लुक वेलोसिटी के साथ नहीं होता। जरूरी नहीं है कि जब वेलोसिटी हो तो एक्सीलरेशन हो, ऐसी कंडीशंस भी होती है जब वेलोसिटी होती है लेकिन एक्सीलरेशन नहीं होती। आपने पढ़ा है कि जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है तो वेलोसिटी के अंदर कोई भी चेंज नहीं होती, तो उसके अंदर एक्सीलरेशन नहीं होती। तो बेटा ये एक हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि एक्सीलरेशन का ताल्लुक वेलोसिटी के साथ है, एक्सीलरेशन का कोई ताल्लुक वेलोसिटी के साथ नहीं होता, एक्सीलरेशन का ताल्लुक चेंज इन वेलोसिटी के साथ होता है। और वेलोसिटी की चेंज जो होती है वो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ, वेलोसिटी की जो चेंज होती है वो फोर्स की वजह से आती है। तो आप कह सकते हैं कि अगर किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगेगी तो वेलोसिटी चेंज होगी और एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा कि जो है वो एक्सीलरेशन इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड, एक्सीलरेशन is always produced due to force
और ये फोर्स कौन सी होती है? अनबैलेंस्ड फोर्स होती है, जिसको हम पढ़ेंगे बेटा, जिसको हम न्यूटन के लॉज में पढ़ेंगे बेटा। एक्सीलरेशन हमेशा पैदा होती है अनबैलेंस्ड फोर्स और नेट फोर्स की वजह से, ठीक है। तो ये आप इसको कह सकते हैं बेटा कि एक्सीलरेशन रिलेटेड किसके साथ है? फोर्स के साथ है। ये फोर्स इसका काज है, एक्सीलरेशन उसका इफेक्ट है। अगर फोर्स लगेगी तो एक्सीलरेशन पैदा होगी, अगर फोर्स नहीं लगेगी तो एक्सीलरेशन पैदा नहीं होगी। और फोर्सेस दो किस्मों की होती है, ये न्यूटन्स लॉ के अंदर पढ़ेंगे कि बैलेंस फोर्स क्या होती है, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होती है, इसको हम वहीं पे देखेंगे बेटा। अब आप कहेंगे बेटा कि एक्सीलरेशन, आप इसको कह सकते हैं बेटा कि अगर किसी भी बॉडी की मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है तो उसके अंदर एक्सीलरेशन को हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव एक्सीलरेशन है। और पॉजिटिव एक्सीलरेशन जो होती है वो हमेशा वेलोसिटी को बढ़ाती है, ठीक है। आप ये ध्यान में रखिएगा कि एक्सीलरेशन पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है, वो डिपेंड करती है चेंज इन वेलोसिटी पे। अगर चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव है तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, अगर चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव है तो एक्सीलरेशन नेगेटिव है। तो आप कहोगे कि एक्सीलरेशन जो होती है वो रिलेटेड है चेंज इन वेलोसिटी के साथ, और जो डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी का होगा, तो देखिए इस तरह से आप कहोगे कि चेंज इन वेलोसिटी जो होगी वो पॉजिटिव होगी तो बेटा एक्सीलरेशन पैदा होगी। चेंज इन वेलोसिटी अगर नेगेटिव होगी तो आप उसको डिसेलरेशन कहते हो। तो एक्सीलरेशन का ताल्लुक किसके साथ है बेटा? एक्सीलरेशन is related with change in velocity। एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी से रिलेटेड, और चेंज इन वेलोसिटी को डेल्टा वी कहते हैं बेटा। इफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है बेटा, देन डेल्टा वी is positive beta and acceleration is also positive beta। एक्सीलरेशन भी पॉजिटिव होती है बेटा, ठीक है। आप कह सकते हैं इफ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग बेटा, अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है बेटा, इफ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग देन डेल्टा वी इज नेगेटिव एंड एक्सीलरेशन is also negative, which is called deceleration or retardation। बेटा डिसेलरेशन भी कहा जाता है या रिटार्डेशन भी कहा जाता है बेटा। तो बेटा ये डिपेंड करता है इस चीज के ऊपर कि वेलोसिटी पॉजिटिव है या वेलोसिटी नेगेटिव है। आप इसको इस तरह से बना सकते हैं बेटा, चेंज इन वेलोसिटी। अगर कोई भी बॉडी है बेटा, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड है बेटा, ठीक है। थोड़ी देर के बाद इसकी वेलोसिटी बन जाती है 20 मीटर पर सेकंड।
तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे डेल्टा वी जो है ये पॉजिटिव है। डेल्टा वी पॉजिटिव है क्योंकि बेटा 20 माइनस 10 जो होता है ये पॉजिटिव होता है। आप कह सकते हैं बेटा 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10 जो होता है बेटा ये पॉजिटिव है। इस तरह से आंसर पॉजिटिव आता है। तो इस कंडीशन के अंदर आप कहोगे कि एक्सीलरेशन जो होती है पॉजिटिव और वेलोसिटी जो होती है बेटा इंक्रीजिंग होती है। इंक्रीजिंग जब वेलोसिटी होती है तो उसके अंदर चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव होती है और आप कहोगे कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। इस कंडीशन के अंदर ये होता है बेटा कि अगर बॉडी के अंदर 20 मीटर पर सेकंड होता है बेटा, थोड़ी देर के बाद अगर इसकी वेलोसिटी बन गई बेटा 10 मीटर पर सेकंड, तो इस कंडीशन के अंदर आप कहोगे कि डेल्टा वी जो है बेटा ये निगेटिव है क्योंकि ये हो जाएगी 10 माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे आप कहोगे एक्सीलरेशन निगेटिव है और वेलोसिटी जो होती है बेटा ये डिक्रीजिंग होती है और आप कहोगे कि इसके अंदर डिसेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड बेटा। ठीक है, इसके अंदर डिसेलरेशन प्रोड्यूस होती है। तो ये हो गया बेटा। इस तरह से आप कह सकते हैं कि एक्सीलरेशन पॉजिटिव भी होती है और एक्सीलरेशन नेगेटिव भी होती है। जब इंक्रीज हो रहा होता है तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव होती है और जब डिक्रीज हो रहा होता है तो एक्सीलरेशन जो होती है बेटा नेगेटिव होती है। ठीक है, तो आप इसको इस सेंस में या इस तरह से देख सकते हैं बेटा। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास बेटा मैग्नीट्यूड चेंज की वजह से। अब आप इसके अंदर इस तरह से भी कह सकते हैं बेटा एक्सीलरेशन ड्यू टू चेंज ऑफ डायरेक्शन बेटा। एक्सीलरेशन ड्यू टू चेंज ऑफ डायरेक्शन इस तरह से होता है। इस तरह से अगर कोई भी बॉडी जा रही है बेटा इस तरह से 10 मीटर पर सेकंड से इस तरह से बॉडी जा रही है और थोड़ी देर के बाद ये बॉडी इस तरह से जाती है। ठीक है, इस तरह से अगर चाहिए जो है वो इस तरह से 10 मीटर पर सेकंड है बेटा। इसके अंदर देखें मैग्नीट्यूड तो सेम हो रहा है लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन जो होता है वो ईस्ट है और यहाँ पे डायरेक्शन जो होता है वो नॉर्थ है। ठीक है, ये डायरेक्शन ईस्ट है और ये डायरेक्शन जो होता है वो नॉर्थ है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि इस कंडीशन के अंदर भी एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होती है। भले मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज होता है तो हम कहेंगे कि इसके अंदर एक्सीलरेशन पैदा होती है। अब इसकी आखिरी पॉइंट है बेटा कि एक्सीलरेशन एंड चेंज इन वेलोसिटी are always parallel to each other। या आप ये कह सकते हैं और एक्सीलरेशन is always in the direction of डेल्टा v बेटा। एक्सीलरेशन का डायरेक्शन हमेशा चेंज इन वेलोसिटी वाला है। इस तरह से आप कह सकते हैं बेटा अगर बेटा कोई भी बॉडी इस तरह से जा रही है बेटा 10 मीटर पर सेकंड है बेटा और इसका डायरेक्शन अगर ईस्ट है बेटा, थोड़ी देर के बाद अगर इसकी वेलोसिटी बन गई बेटा 20 मीटर पर सेकंड और इसका डायरेक्शन भी अगर ईस्ट है बेटा, तो यहाँ पे आप कहोगे बेटा डेल्टा वी जो है
इसका डायरेक्शन भी ईस्ट है बेटा, और एक्सीलेशन का डायरेक्शन भी क्या है बेटा, ईस्ट है, और वेलोसिटी का डायरेक्शन भी क्या है बेटा, वेलोसिटी का डायरेक्शन भी ईस्ट है बेटा। चेंज इन वेलोसिटी ईस्ट, एक्सीलेशन ईस्ट, वेलोसिटी ईस्ट, और बेटा डिस्प्लेसमेंट भी ईस्ट की तरफ है। सब के सब एक दूसरे से पैरेलल होते हैं बेटा। कब होते हैं, जब इंक्रीजिंग वेलोसिटी होती है। जब इंक्रीजिंग वेलोसिटी होती है तो इस तरह से होता है। जब डिक्रीजिंग होती है बेटा, अगर कोई भी बॉडी इस तरह से जा रही है 20 मीटर पर सेकंड ईस्ट है बेटा, अगर आप देखें उसके बाद 10 मीटर पर सेकंड ईस्ट है बेटा, इसके अंदर डिक्रीजिंग है बेटा, तो इसके अंदर वेलोसिटी जो होती है बेटा ईस्ट में है, डिस्प्लेसमेंट बेटा ईस्ट में है, लेकिन बेटा यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी बेटा ये वेस्ट में होगी, और यहाँ पे एक्सीलरेशन जो होगी बेटा, एक्सीलरेशन भी वेस्ट में कंसीडर की जाएगी। तो आप कहोगे बेटा कि चेंज इन वेलोसिटी जब निगेटिव होती है, निगेटिव का मकसद है अपोजिट डायरेक्शन, तो जरूरी नहीं होता कि वेलोसिटी और एक्सीलरेशन पैरेलल हो। वेलोसिटी और एक्सीलरेशन एक दूसरे से पैरेलल भी हो सकते हैं और एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं। इंक्रीजिंग है तो सब पैरेलल है, और डिक्रीजिंग है तो सब एंटी पैरेलल है। तो पैरेलल भी हो सकता है और एंटी पैरेलल भी हो सकता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि एक्सीलरेशन का और चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन जो होता है वो सेम होता है, बाकी वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन सेम हो ये जरूरी नहीं होता। ठीक है बेटा, अब कल इसके एक्सीलरेशन के टाइप्स और ग्राफ्स करेंगे। इसके बाद बेटा 5 मिनट के बाद इंटर की क्लास होगी।